बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2025 तक सभी सवालों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 14 सवाल तक करा दिए, ये 15वां सवाल है। ये सवाल पूछा गया है और मार्च 2023-24 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल है। पूरा चौथा का आपको बहुत तैयार करना है, क्योंकि वो हर साल पूछा ही जाता है, बराबर। ये 23 और 25 में पूछा गया है। प्रथम परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, आपको ये सवाल आपको देखने को ही मिलेंगे। इसलिए ये जो बोर्ड में पूछे गए उसको ज़रूर तैयार करना है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई निम्न बाकियों का निकाल किस प्रकार करेंगे। सामान्य अनामत दिया, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड और घिसाई फंड। ये दोनों तो हमेशा पूछते हैं। घिसाई फंड पहली बार पूछा गया था 2325 में, बराबर। तो यहाँ कैसे लिखना है, तो सामान्य अनामत, तो सामान्य अनामत ये एकत्रित लाभ है जो सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में वितरण होगा, बराबर। इतना लिखना है आपको। एकत्रित लाभ है तो आपको पता ही है, और लाभ हानि के प्रमाण में वितरण होता है। सामान्य अनामत खाते उधार और साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते जमा होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, खाली इतना लिख के नहीं आ जाना, ये भी लिखना है। ओके, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड यह एकत्रित लाभ है जो कि सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में वितरण होगा। ऊपर की तरह लिखना है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार, साझेदारों की पूंजी या चालू खाते, बराबर। ये अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे याद रखें, जैसे कि ये दायित्व तरफ लिखते हैं ना, दायित्व की तरफ लिखते हैं ना, बराबर। तो पक्की तलपट में दायित्व तरफ लिखते हैं तो दायित्व खाते उधार आता है और साझेदारों की पूंजी या चालू खाते जमा आता है। ओके, समझ में आया। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, घिसाई फंड है तो घिसाई फंड ये संपत्ति के सामने का प्रावधान है, यानी संपत्ति पे घिसाई गिनी जाती है, इसलिए संपत्ति के सामने घिसाई का प्रावधान है। इसलिए खाता बंद करके वसूली खाते के जमा पक्ष में वही कीमत में ले जाया जाता है। घिसाई फंड खाता उधार आता है और वसूली खाते जमा आता है। ओके, यहाँ पर वसूली खाता नहीं आए तो साझेदारों की पूंजी खाता आता है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना वसूली खाते, वहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाते। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के सभी चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा और हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो आगे बढ़ सके हाइप करने से। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित विसर्जन संयोग में प्रविष्टि लिखिए। पहला है पीढ़ी का विसर्जन खर्च ₹10,000 हुआ। दूसरा है भूतकाल में अपलिखित डूबत ऋण 12,000 में से 8,000 वापस मिले। तीसरा है एक पीढ़ी की वही ख्याति दर्शाई नहीं है परंतु विसर्जन के समय उसकी बिक्री ₹40,000 मिले हैं। तो सबसे पहले इसका करते हैं, विसर्जन खर्च 10,000 हुआ है। विसर्जन खर्च हुआ तो इसको चुकाना पड़ेगा तो क्या होता है, रोकड़ जाएगा। ओके, रोकड़ जाएगा तो रोकड़ खाते जमा हो जाएगा। ओके, तो वसूली खाते उधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, बस पहले की एंट्री है, एक ही एंट्री होगी यहाँ पर, वसूली खाता उधार रोकड़ या बैंक खाते का। ओके, रोकड़ या बैंक खाते का विवरण लिखना तो लिख सकते, विसर्जन खर्च के चुकाए उसके। ओके, कितना कितना है तो 10,000 है, 10,000 है। ओके, समझ में आया है। ओके, आगे देखते हैं, भूतकाल में अपलिखित डूबत ऋण 12,000 में से 8,000 वापस मिले। कितने हैं, 8,000 वापस मिले। ओके, तो यहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी, तो ये भूतकाल में था, यानी कौन से साल में था ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो जो पैसे डूब गए हैं वो उसका हमने लेखा तो हमने किया ही नहीं है, इस साल लेखा ही नहीं किया होगा। तो जो पैसे हुए हैं वो मिले हैं तो हमारी आय हुई है, आय यानी रोकड़ आया है, रोकड़ आया है तो रोकड़ खाते उधार। अगर ये डूबत ऋण यहाँ लिखा हुआ होता तो हम पहले डूबत ऋण को बंद करते, तो उसका बंद करने का एंट्री करते, और यानी खाता बंद करते उसकी एंट्री, और फिर जो मिले हैं उसकी एंट्री। पर यहाँ पर सिर्फ मिले हैं, क्योंकि ये भूतकाल का है, कब का है पता नहीं है, इसलिए दूसरा लिखा।
दूसरे में क्या होगा, एक ही एंट्री होगी। तो रोकड़ मिलेंगे तो क्या होगा, रोकड़ खाते उधार, रोकड़ बैंक खाता उधार और वसूली खाते का, वसूली खाते का कितना है, तो वो है हमारे पास यहाँ पर 8,000, 8,000। ओके, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोला, एक पीढ़ी की बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, ख्याति दर्शाई नहीं है परंतु विसर्जन के समय उसकी बिक्री के 40,000 मिले। देखो ख्याति अगर दर्शाई नहीं है और उसके तो यहाँ पर उपज कीमत यहाँ आपको दी है, दर्शाई नहीं है, तो हम लोग उसके दर्शाते तो क्या करते, खाता बंद करते, खाता बंद करते तो बोले वसूली खाते उधार, ख्याति खाते का, इस प्रकार से आते। पर दर्शाई नहीं है तो इसलिए वाली एंट्री तो करेंगे ही नहीं। तो किसकी करेंगे, सिर्फ विसर्जन के समय जो बिक्री के 40,000 मिले, यानी हमको पैसे मिले हैं तो रोकड़ आया है, रोकड़ आए तो रोकड़ खाते उधार, बैंक वसूली खाते का, बस इसकी एंट्री इतनी होगी। यहाँ लिखते हैं रोकड़ या बैंक खाते खाता उधार वसूली खाते का, वसूली खाते का कितना है, तो 40,000 मिले इसलिए 40,000 लिख देते हैं। ओके, अगला देखते हैं, 17वां सवाल देखते हैं। ये वाला हो गया है, आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर 17वां, निम्नलिखित व्यवहारों की पेड़ी के विसर्जन के संयोगों में होने वाली प्रविष्टि लिखिए। विवरण अनिवार्य नहीं है, ऐसा लिखा भी नहीं है तो भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो पहला देखते हैं, विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान और विनियोग बराबर 2 लाख दर्शाया है। जमीन मकान कितना है, 8 लाख, और विनियोग कितना है, 2 लाख। उसके क्रमशः 9 लाख और 1.5 लाख मिले हैं। तो पहले तो ये संपत्ति दी है, बही कीमत दी है, तो इसका खाता बंद करना पड़ेगा। खाता बंद करने का क्या नियम है, और तो एंट्री होती है कि खाते बंद करने का कि वसूली खाते उधार और संपत्ति खाते का। तो हम लोग दोनों संपत्ति एक साथ में लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं वसूली खाता उधार बराबर, पहली की पहली एंट्री वसूली खाता उधार और जमीन मकान खाते का, और किसका लिखा जाएगा, विनियोग खाते का। क्या लिखा जाएगा, विनियोग खाते का। ओके, अब देखेंगे जमीन मकान कितना था, 8 लाख, और वो कितना था, विनियोग 2 लाख, कितना हुआ, 10 लाख हुआ। तो 10 लाख वसूली खाते उधार। ओके, दूसरी एंट्री करेंगे तो पैसा मिला है तो रोकड़ आएगा तो रोकड़ खाते उधार। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ या बैंक खाते, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, खाते उधार, दोनों लिखना तो दोनों लिखें बराबर, और वसूली खाते, क्योंकि यहाँ उधार किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, जमा, वसूली खाते का। कितना मिला है वो आपको देखना है। यहाँ पर देखो, इसका मिला है 9 लाख, इसका मिला है 1.5 लाख, कितना हुआ, 10.5 लाख हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 10.5 लाख, यानी 10,50,000, 10,50,000 सॉरी, कितना है, 10,050 और 10,50,000, 10,50,000 लिख दिया हमने। तो ये हमारी एंट्री हो गई है। ओके, आगे देखते हैं, बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री के 50,000 मिले। देखो यहाँ संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है ये,
दर्शाई नहीं है, तो दर्शाई नहीं यानी कि बंद करने का खाता, बंद करने का यानी कि क्या करते हैं, बंद करते हैं तो वसूली खाते उधार संपत्ति खाते का, तो यानी वो तो करना नहीं है। ये हम पैसे मिले तो रोकड़ आया तो रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते का, इस तरह से एंट्री करनी पड़ेगी दूसरे की। तो दूसरे की एंट्री करते हैं, एक ही एंट्री होगी। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, रोकड़ या बैंक खाता उधार वसूली खाते का, वसूली खाते का कितना है, तो वो है हमारे पास कितना था, 50,000 था। ओके, 50,000 यहाँ लिखते हैं, 50,000 यहाँ भी लिखते हैं 50,000। ओके, दोनों लिख दिया है। अब आपको यहाँ आगे देखना है, तो ये देखो कि ये कई बार पूछा गया, जुलाई 2018, 19, मार्च 2025 में पूछा गया है। तीसरा है, आयकर की जिम्मेदारी 30 लाख चुकानी हुई जो कि बही में लिखी नहीं है, जिसे चुका दी। अब ये भी बही में नहीं लिखी है, बराबर, तो हम इसको चुकाएंगे तो क्या होगा, रोकड़ जाएगा तो रोकड़ खाते जमा आएगा और वसूली खाते उधार आ जाएगा, संपत्ति के उल्टा। तो यहाँ संपत्ति हम लोग क्या करते थे, रोकड़ बैंक खाता उधार, वसूली खाते का यहाँ उल्टा करना है, वसूली खाते उधार, क्या बोलते हैं, रोकड़ बैंक खाते का। ओके, तीसरे में एंट्री ये करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं वसूली खाता उधार। संपत्ति का आपको ध्यान में होगा, तो वो आयकर एक जिम्मेदारी है चुकाने की, तो दायित्व तो उसका किसका, संपत्ति की उल्टी एंट्री होती है। ओके, तो यहाँ पर रोकड़ मिला है तो रोकड़ जाएगा, हमने चुकाया है तो जाए तो जमा। ओके, इस तरह से नियम में याद हो जाए तो इस तरह से करना, रोकड़ बैंक खाते का कितना है, तो है 30,000। ओके, लिख लिया होगा आपने। तो ये भी पूछा गया था मार्च 2020 में, 22 में, 25 में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है दोनों। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। तो ये 18वां क्वेश्चन जुलाई 2018 और मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं, RB और I साझेदार के बीच लाभ हानि का वितरण 3:2:1 के प्रमाण में होता है। निम्नलिखित बाकियों का निपटारा करो। सामान्य अनामत 18,000, लाभ हानि खाता की उधार बाकी 12,000 और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 18,000। तो ये दोनों जो हैं क्या हैं, ये दोनों एकत्रित लाभ है, तो दोनों की एक जैसी एंट्री हो सकती है, एक साथ में हो सकती है, पर हम लोग अलग अलग करते हैं, बराबर। तो हम लोग पहले सामान्य अनामत की करते हैं। तो सामान्य अनामत में क्या आएगा, यहाँ पर पहली एंट्री सामान्य अनामत खाते उधार, तो पूंजी खाते ले जाना पड़ेगा। ओके, सामान्य अनामत तीनों को पूंजी खाते ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे R के पूंजी खाते का, इसको वसूली खाते ले जाते नहीं है। अब B के पूंजी खाते का, I के पूंजी खाते का। ओके, तो सामान्य अनामत कितना है, 18,000 है। अब देखोगे ध्यान से, इनका अनुपात कितना दिया, 3:2:1, यानी 3:2:5 और 1:6, 6 से भाग देंगे तो कितना आता है, 6×3=18, यानी 3,000। 3 से गुणा करते हैं तो 9,000 आ जाता है R की पूंजी खाते में, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6,000 इसके पास, और 3 1 3, तो यहाँ पर 3,000 आ जाएगा। ओके, हो गया इसका। अब हम लोग करते हैं इसकी एंट्री, किसकी, लाभ हानि खाते की उधार बाकी। लाभ हानि खाते की उधार बाकी हो तो क्या होती है, हानि होती है। ओके, लाभ होता तो सेम टू सेम इसकी तरह, हानि होती है, उधार बाकी दी है। जमा बाकी हो यानी उधार बाकी तो हानि होगी, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, और जमा बाकी दी होगी तो इसके जैसा ही आता है। ओके, हम लोग करते हैं।
तो यहाँ पर क्या करने का, इन सब की पूंजी खाते उधार करना पड़ेगा। तो आर, बी और आई। आर के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार, आई के पूंजी खाते उधार। ओके, उसके बाद और क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाभ हानि खाते का, पुस्तक में लिख लिएगा समझने के लिए, ये हानि है इसके लिए, है ना। तो कितना था, 12,000, कितना है 12,000। ओके, तो 12,000 में 6 से भाग देंगे 2,000, 2,000 क्या अनुपात था, 3:2:1, तो इसलिए 6 से भाग दिया तो 2,000 आया। 2,000 गुणा 3, 2,000 गुणा 3 करते हैं तो 6,000 आता है। 6,000 इसको 2,000 गुणा 2 तो 4,000, 2,000 गुणा 1 तो 2,000। ओके, हो गया है। अब हम लोग को क्या ध्यान रखना है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 18,000, तो ये भी एकत्रित लाभ है, तो इसके जैसे ही करना पड़ेगा। और सेम टू सेम रकम भी दी है तो सेम टू सेम रकम आ जाएगी। ओके, तो यहाँ लिखते हैं तीसरा, क्या लिखेंगे, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार, और कौन है भाई साहब, और है इनकी पूंजी खाते। तो आर के पूंजी या चालू खाते लिखना हो तो मैंने खाली पूंजी खाते लिखी है, तो आप भी पूंजी खाते लिख दोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। चालू खाते उसी साथ में लिखना तो चालू खाते लिख देना। बोले आर के पूंजी या चालू खाते का, बी के पूंजी खाते का, आई के पूंजी खाते का। कितना है यहाँ पर, तो ये है यहाँ पर 18,000। सामान्य अनामत में जो रकम दी वही रकम है, इसलिए यहाँ आप लोग गणना करे बगैर भी लिख सकते हो। 9,000 यहाँ आया था, 6,000 यहाँ आया था, 3,000। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।